आतंक की फैक्ट्री बंद। ये है नया भारत। भारत की खाएंगे, पाकिस्तान की खाएंगे, अब नहीं चलेगा। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए मोदी सरकार ने यूएपीए के तहत 5 साल की अवधि के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे ही ये खबर देश में फैली, कई राज्यों ने राहत की सांस ली। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, चलो कोई तो आया जिसने आतंक की इस फैक्ट्री पर आखिरकार ताला लगा दिया। वहीं कांग्रेस सहित राजद और कुछ अन्य दलों को केंद्र सरकार का ये एक्शन पच नहीं रहा है। उनका कहना है कि पीएफआई के पहले आरएसएस पर पाबंदी लगनी चाहिए। जाहिर है, ऐसे वक्तव्यों में वोट बैंक को सुरक्षित रखने की रणनीति छिपी है। जहां तक पीएफआई का सवाल है, तो इस पर तो हर हाल में पाबंदी लगनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले 15 सालों से पीएफआई ने जिस तरह से भारत को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा है, वो अब भारत का बच्चा बच्चा जान गया है। उसकी देश विरोधी गतिविधियों के कारण ही केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने पीएफआई की विध्वंसक गतिविधियों को देखते हुए देश हित में विधि विरुद्ध गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967 यानी यूएपीए के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल किया है। संबंधित सेक्शन और सब सेक्शन में कहा गया है कि अगर सरकार को किसी व्यक्ति, संस्था या किसी और एंटिटी के खिलाफ देश विरोधी या आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले, तो वो उस व्यक्ति, संस्था या अन्य एंटिटी पर प्रतिबंध लगा सकती है। केंद्र सरकार ने अपनी गजट अधिसूचना में पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के गुनाहों को भी एक एक करके गिनाया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इस संगठन के खूनी खेल और काले कारनामों की लंबी फहरिस्त भी जारी की है। इससे साफ पता चलता है कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में हुई नृशंस हत्याओं में पीएफआई की संलिप्तता रही है। विदेशी खुफिया एजेंसियों का मोहरा बन चुका था पीएफआई। देश में दंगे भड़काना, हिंसा, लव जिहाद, धर्मांतरण को बढ़ावा देना उसका मूल स्वरूप था। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक सप्ताह के अंदर देश भर में छापेमारी कर इस संगठन के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और नेताओं को धर दबोचा है। पीएफआई के तार खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी जुड़े हैं। इसका इरादा देश के लोगों में भय पैदा करना था। पीएफआई के पास से मिशन 2047 का भी प्लान मिला है। इसके तहत वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। उसके खूनी पंजे भारत के लोगों को निशाना बनाते उससे पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसको दबोच लिया। इससे साफ है कि ये यूपीए के शासनकाल का भारत नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल का नया भारत है। यहाँ खाएंगे भारत की और गाएंगे पाकिस्तान की, ऐसा नहीं चलेगा। पीएफआई के खूनी खेल, आतंक और देश विरोधी गतिविधियों को उजागर करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की विशेष रिपोर्ट। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खतरनाक आतंकी मंसूबों की कहानी 1992 के बाबरी विध्वंस से निकली है। मुस्लिम हितों की रक्षा करने के नाम पर केरल के मुसलमान नेताओं ने 1994 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एनडीएफ की स्थापना की। धीरे धीरे ये संगठन इस राज्य में अपनी जड़ें मजबूत करता चला गया और इस संगठन का नाम सांप्रदायिक गतिविधियों से जुड़ता चला गया। 2003 में कोझिकोड में 8 हिंदुओं की हत्या के बाद इस संगठन पर आईएसआई से संबंध होने के आरोप लगे, जो साबित नहीं हो सके। हिंसक गतिविधियों में नाम आने के बाद इस संगठन की चर्चा हर तरफ होने लगी। इसके बाद नवंबर 2006 में दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एनडीएफ के अलावा दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय हुआ और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। यह संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन अब यूपी, बिहार समेत
23 राज्यों में फैल चुका है। पीएफआई दावा करता है सोशल वर्क का, लेकिन जांच में पाया गया कि इसकी संलिप्तता देश में हत्या, हिंसा, आतंकी वारदातों से लेकर दंगा भड़काने, लव जिहाद और धर्मांतरण तक में शामिल है। सीएए विरोध के दौरान दिल्ली के शाहीन बाग, जहांगीरपुरी में उठी हिंसा की लपटें यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार तक पहुंची। पीएफआई पर देश में हिंदुओं के त्योहारों पर हिंसा भड़काने का भी आरोप लगा। एक ही पैटर्न से देश में हिंसा को अंजाम दिया जा रहा था। पत्थरबाजी की घटनाएं आम होने लगी थीं, देश सहम गया था। पीएफआई का मन इतना बढ़ गया था कि उसने देश के पीएम नरेंद्र मोदी तक को टारगेट पर ले लिया। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान हमले की साजिश रची गई थी। इसके बाद जब एनआईए और एटीएस ने कार्रवाई शुरू की तो बिहार के कई जिलों में इसका फैलाव मिला। ईडी की जांच में टेरर फंडिंग की बात भी सामने आई। संगठन के तार पूरे देश में फैले मिले। फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। फुलवारी शरीफ में छापेमारी कर मोहम्मद जलालुद्दीन और अहतर परवेज को पकड़ा गया। इनसे पूछताछ के बाद अरमान मलिक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि प्रधानमंत्री पर हमले के लिए 15 दिनों से ट्रेनिंग दी जा रही थी। पकड़े गए आतंकियों के पास से इंडिया 2047 नामक 7 पृष्ठ के कागजात मिले। इसमें लिखा मिला कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा, तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। इस दस्तावेज में ये भी लिखा है कि 10% मुस्लिम भी साथ दें तो कायरों को घुटने पर ला देंगे। यहाँ कायर शब्द हिंदुओं के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके लिए इनके पास 4 लेयर का पूरा प्लान है। बिहार पुलिस ने 11 जुलाई को बिहार शरीफ में अहतर परवेज को गिरफ्तार किया तो पता चला कि वो पहले प्रतिबंधित संगठन सिमी का सदस्य था। उसने वहीं किराए के मकान में कई राज्यों से आए लोगों को ट्रेनिंग भी दी है। चल रही जांच के दौरान ईडी ने खुलासा किया है कि पीएफआई के हजारों सदस्य खाड़ी देशों में सक्रिय हैं, जो संगठन के लिए धन जुटाने का काम करते हैं। इन पैसों को अबू धाबी के एक रेस्टोरेंट से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत भेजा जाता था। पीएफआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पिछले साल 120 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पीएफआई का दावा था कि ये पैसे देश भर में दान से जुटाए गए हैं, जबकि ईडी की जांच में पता चला कि संगठन ने फर्जी दान रसीद बनाकर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से धन जुटाया और अधिकारियों को गुमराह किया। पीएफआई द्वारा बिहार के बेरोजगार मुस्लिम युवाओं को दिग्भ्रमित कर उन्हें भारत विरोध के लिए तैयार किया जा रहा था। हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जांच में पता चला कि अब तक 15,000 से ज्यादा युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग ये लोग दे चुके थे। इसके लिए बाकायदा 15 जिलों में कैंप ऑफिस खोले गए थे। इनका मुख्यालय पूर्णिया को बनाया गया था। जांच में पता चला कि पटना, दरभंगा, नालंदा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, कटिहार, अररिया, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सारण के बेरोजगार युवकों को पीएफआई निशाना बनाता था। आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को मदद देकर ये उनका ब्रेन वॉश करता था। इसके बाद धर्म के नाम पर भड़काकर उन्हें संगठन से जोड़कर हथियार चलाने समेत अन्य ट्रेनिंग देता था। एनआईए, एटीएस और ईडी की जांच के बाद बिहार में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। दर्जनों लोग गिरफ्तार किए गए। इसके बाद देश भर में कई जगहों पर जांच एजेंसियों ने छापा मारा। कैसे शुरू हुआ केंद्र सरकार का ऑपरेशन ऑक्टोपस और पीएफआई का खेल खत्म। पीएफआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई की कहानी अगस्त महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे से शुरू होती है। यहाँ शाह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के बाद अमित शाह कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के बीच एक बैठक होती है और यहीं से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत होती है। इसके बाद शाह दिल्ली लौटे और तेज तर्रार अधिकारियों की एक टीम तैयार की गई। अगस्त के आखिरी सप्ताह में ही गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के बीच एक बैठक होती है। इस बैठक में पीएफआई के खिलाफ पूरी योजना को जमीन पर उतारने का खाका खींचा जाता है। बैठक के बाद इस पर काम करने के लिए टीमें गठित होती हैं, जिनका काम था पहला पीएफआई नेटवर्क की मैपिंग, दूसरा पीएफआई फंडिंग का पता करना और सबूत इकट्ठा करना, तीसरा पूर्व में हुए सभी दंगों और घटनाओं के खिलाफ फिर से जांच करना। इस पूरे प्लान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया। उनसे हरी झंडी मिलने के बाद डोभाल ने अपना काम शुरू कर दिया।
इसी महीने 2 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोचिन में आईएनएस विक्रांत को सेना को सुपुर्द करने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनकी सुरक्षा टीम केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की योजना बना चुकी थी। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ऑक्टोपस। सूत्रों का दावा है कि विमान वाहक पोत की कमीशनिंग के लिए कोचिन की अपनी यात्रा के दौरान केरल के पुलिस अधिकारियों के साथ डोभाल ने कई बैठकें की। इन बैठकों में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई गई। कोचिन से डोभाल मुंबई गए और उन्होंने वहां गवर्नर हाउस में महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों के साथ भी इसी मुद्दे पर बैठक की। इन बैठकों की गोपनीयता का स्तर बताता है कि डोभाल के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जानकारी के अनुसार इन बैठकों के दौरान वैसी ही गोपनीयता रखी गई जैसी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने या उरी सर्जिकल स्ट्राइक से पहले की गई बैठकों की थी। कहा जा रहा है कि 3-4 महीने पहले ही विभिन्न धार्मिक संगठनों के नेताओं के साथ परामर्श करके योजना बना ली गई थी। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एनएसए डोभाल ने पूरी योजना को गुप्त रखा। अब समय था इस पूरे प्लान को जमीन पर उतारने का। 21 सितंबर को डोभाल ने सभी अधिकारियों को 22 सितंबर की सुबह ही एक्शन का आदेश दे दिया था। सुबह होते ही एनआईए और ईडी की टीमों ने 15 राज्यों के 150 से ज्यादा पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। ये पीएफआई के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान था। इसके बाद केरल से पीएफआई के 22, महाराष्ट्र से 20, कर्नाटक से 20, तमिलनाडु से 10, असम से 9, उत्तर प्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश से 5, मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी से 3, दिल्ली से 3 और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे देश के आंकड़ों को देखें तो 22 सितंबर को पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने 27 सितंबर को पीएफआई के खिलाफ दूसरी बड़ी छापेमारी की। ये छापेमारी 7 राज्यों में हुई और 230 से ज्यादा पीएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया गया। इस छापेमारी में कर्नाटक में सर्वाधिक 80, यूपी में 57, असम और महाराष्ट्र से 25-25, दिल्ली में 32, मध्य प्रदेश में 21 और गुजरात में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीएफआई का खूनी खेल। पीएफआई पर प्रतिबंध संबंधी केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि देश के विभिन्न राज्यों में हुई हत्याओं में पीएफआई का हाथ रहा है। इनमें केरल में 2018 में छात्र अभिमन्यु की हत्या, संजीत की नवंबर 2021 में और नंदू की 2021 में हत्या शामिल है। तमिलनाडु में 2019 में 42 वर्षीय रामलिंगम की हत्या, 2016 में शशि कुमार की हत्या, 2016 में आर रुद्रेश, 2016 में ही प्रवीण पुजारी, 2017 में कर्नाटक में शरत और 2022 में प्रवीण नेट्टारू की नृशंस हत्याओं में इसी संगठन का हाथ रहा है। ये हत्याएं एक बड़ी साजिश के तहत की गई थीं। इन हत्याओं का एकमात्र मकसद देश में शांति भंग करना और लोगों के मन में खौफ पैदा करना था। 4 जुलाई 2010 को केरल में प्रोफेसर टीजे जोसेफ के दाहिने हाथ की हथेली काट दी गई थी। पीएफआई मलयाली प्रोफेसर जोसेफ से नाराज था। संगठन का मानना था कि जोसेफ ने कॉलेज की परीक्षा में कथित तौर पर पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसका बदला लेने के लिए पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने जोसेफ के दाहिने हाथ की हथेली काट दी थी। इस घटना के आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इराक, सीरिया और अफगानिस्तान तक है पीएफआई का कनेक्शन। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस संगठन की गतिविधियों के कई सबूत ऐसे मिले हैं जिनसे पुष्टि होती है कि ये संगठन देश में आतंकी कार्यों में लिप्त है। संगठन के सदस्य सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में जाकर आईएसआईएस के आतंकी समूहों में शामिल हुए। कई वहां मारे भी गए। कुछ को विभिन्न राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। इसके आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ संबंध है। ये संगठन देश में हवाला और चंदे के माध्यम से पैसा एकत्रित कर कट्टरपंथ फैला रहा है। युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकवाद में ढकेल रहा है। पीएफआई के इन सहयोगी संगठनों पर पाबंदी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि पीएफआई ने समाज के विभिन्न वर्गों, युवाओं, छात्रों और कमजोर वर्गों को निशाना बनाने के लिए अपने कई सहयोगी संगठनों की स्थापना की। इसका मकसद अपना प्रभाव बढ़ाना और फंड इकट्ठा करना है। जिन संगठनों पर पाबंदी लगाई गई है उनमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल,
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और नेशनल वीमेन फ्रंट शामिल हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।